नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें, जिस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बताएंगे आपको एक बड़ी खबर के बारे में। और खबर ये है, हम आपको गोल्ड की कीमतों के बारे में लगातार बता रहे हैं, किस तरह से गोल्ड के दाम आसमान छू रहे हैं। और हम आपको ये भी बता रहे हैं कि दुनिया भर में निवेश मांग बढ़ रही है और उसकी वजह से गोल्ड की कीमतें आसमान छू रही हैं। इसको लेकर के अब आधिकारिक आंकड़ा आ गया है। जी हाँ, जो ऑफिशियल डेटा होता है निवेश मांग का, वो आ चुका है और ये आंकड़े बेहद चौंकाने वाले आंकड़े हैं। जरा इन आंकड़ों को आप गौर से सुने, गौर से देखें। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की ताजा रिपोर्ट आई है और इसमें यह कहा गया है कि दुनिया भर में पिछले 6 महीने में, यानी जो पहली छमाही है गोल्ड 2020 की, जनवरी से जून तक की, इस दौरान गोल्ड की जो निवेश मांग है वो 90% बढ़ी है। आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, 90% डिमांड बढ़ी है और गोल्ड ETF की डिमांड रिकॉर्ड स्तर पे पहुंच गई है। और यही वजह है कि गोल्ड के दाम लगातार आसमान पे पहुंच रहे हैं और बड़ा इंपैक्ट हमने प्राइस के ऊपर देखा है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ चिराग शेठ साहब हैं, प्रिंसिपल कंसल्टेंट हैं मेटल फोकस के। हमारे साथ हिमांशु गुप्ता हैं ग्लोब कैपिटल के और अजितेश मलिक हैं रेलिगर ब्रोकिंग के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। चिराग जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं कि पहली छमाही में 90% इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ी है, गोल्ड का भाव करीब 50% के आसपास बढ़ा है, तो क्या 40% की तेजी अभी गोल्ड में बाकी है डिमांड को मैच करने के लिए? नितिन जी, सही बात कही आपने। गोल्ड की जो डिमांड है वो काफी हद तक स्ट्रांग रही है। स्पेशली हमने वेस्टर्न कंट्रीज में ETF डिमांड काफी हद तक स्ट्रांग देखा है। और इवन हमारे इधर अगर हम देखें तो ज्वेलरी और के कंपैरिजन में इन्वेस्टमेंट डिमांड, जो बार्स और कॉइन्स की डिमांड है, वो काफी अच्छी रही है। अगर आप इंडिया के स्पेसिफिक नंबर्स देखें जो हमने वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल को प्रोवाइड किए हुए हैं, उसके अंदर आप देखें तो इन्वेस्टमेंट डिमांड इंडिया में भी आउट परफॉर्म हुआ है ज्वेलरी डिमांड के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे दो चीज बहुत ही क्लियरली आ रही है कि जो रिटेल इन्वेस्टर है ग्लोबली, इंडिया में, इमर्जिंग मार्केट्स में और वेस्टर्न कंट्रीज में, उनका गोल्ड की तरफ रुझान बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। और वो कंटिन्यूसली गोल्ड में हर डिप्स पे बाइंग करते जा रहे हैं। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि प्राइस में काफी हद तक वोलेटिलिटी रही है और प्राइस में एक बहुत ही शार्प मूव देखा गया है पिछले कुछ हफ्तों में। तो क्या लग रहा है आगे आपको डिमांड अभी और बढ़ेगी गोल्ड की, या आपको लगता है कि 90% की भारी बढ़ोतरी के बाद अब गुंजाइश कम बची है? क्या अनुमान है आपका? नहीं, हमारा अनुमान ये है कि जो रिटेल इन्वेस्टमेंट डिमांड है वो बरकरार रहेगी। रिटेल इन्वेस्टमेंट डिमांड अभी भी स्ट्रांग होगी। हाँ, ये जरूर है कि ऊपरी स्तर में थोड़ी बहुत सेलिंग जरूर आएगी। जो जिन लोगों ने $1400, $1300 या इंडियन रुपी टर्म्स में जिन्होंने 40,000 के आजू बाजू खरीदा है, वो जरूर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग जरूर होगी। बट हमारा मानना है कि गोल्ड में अगले एक साल तक और तेजी बरकरार रहेगी। तो जब प्रॉफिट बुकिंग आएगा तब तक नए निवेशकों को एंटर होने को एक मौका मिलेगा। तो मेरा मानना है कि इन्वेस्टमेंट डिमांड स्ट्रांग रहेगी। हाँ, ज्वेलरी डिमांड जरूर यहाँ पे इम्पैक्टेड रहेगी नेगेटिवली। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट की डिमांड अच्छी रहेगी, ज्वेलरी की डिमांड में भले ही थोड़ी कमी आ जाए। हिमांशु गुप्ता जी, अब आप ये बताएं कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट में ये तो कहा गया है कि दुनिया भर में जो निवेश मांग है वो जबरदस्त तरीके से बढ़ी है, लेकिन भारत में जो डिमांड है, खास करके जो फिजिकल गोल्ड की डिमांड है, उसमें बहुत ज्यादा गिरावट आई है। और भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के बाकी देशों में भी। और ये मतलब अगर आप देखें तो ये ठीक भी है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना का संकट दुनिया पे गहराया है, ऐसे में लॉकडाउन लंबे समय तक दुनिया ने देखा और इस दौरान डिमांड कम हुई है। तो क्या
आगे अब कुछ रिटेल डिमांड में, फिजिकल डिमांड में आपके हिसाब से बढ़ोतरी हो सकती है क्या? जी मृत्युंजय, देखिए, पहली बात तो मृत्युंजय क्लियरली ये है कि जो सोना हम 10 ग्राम सोना एक साल पहले लगभग 32-34 हज़ार रुपए के भाव पर लेते थे, वो आज के दिन में 52,000-54,000 के भाव पर है। तो ऑटोमेटिकली हर किसी का एक बजट है और उस बजट में कहीं ना कहीं से काफ़ी जो कमी करनी पड़ेगी, अगर जो फिजिकल डिमांड अगर एक रिटेल लेवल पर अगर आप देखें। हालांकि ये भी काफ़ी हद तक सही है कि लॉकडाउन के चलते, कोरोना संकट के चलते यहाँ पर क्योंकि काफ़ी चीज़ें बंद रही हैं, तो उसका भी खासा असर यहाँ पर डिमांड में देखने को मिला है। इंपोर्ट्स में भी इसीलिए काफ़ी हद तक गिरावट देखने को मिली है। और एक जो इम्पोर्टेंट कारण और है मृत्युंजय इसके चलते, वो ये है कि इमीडिएट एकदम इतना बड़ा जो रैली प्राइसेस में देखने को मिली कि 40,000 से 45,000, 45,000 से 50,000। तो मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं जो फिजिकल डिमांड थी वो अभी रिसाइकल्ड गोल्ड जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं कॉम्पनसेट कर रहा है। तो मतलब जो रिसाइकल्ड गोल्ड से मेरा मतलब है कि जो पुराना गोल्ड यहाँ पर रखा हुआ होता है यूजुअली लोगों के पास, तो जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपनी किसी फिजिकल रिक्वायरमेंट के लिए, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं से वो डिमांड अभी कॉम्पनसेट कर रही है। और साथ ही साथ मृत्युंजय, मेरा ऐसा और मानना है कि जिस तरह से गोल्ड के प्राइसेस यहाँ पर 52-54 हज़ार हो चुके हैं और आगे चल के हमारा और जैसा मानना है कि यहाँ पर कीमतों में तेजी जारी रहेगी, तो ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि जिस तरह से चाइना में डिमांड पिछले 1 से 2 साल में देखने को मिला कि वहाँ पर लोअर कैरेट की डिमांड काफ़ी बढ़ते हुए देखने को मिली। वहाँ पर 14 कैरेट, 18 कैरेट और यहाँ तक कि 12 कैरेट्स की ज्वेलरी और इस सब में फिजिकल डिमांड में बढ़ोतरी देखने को मिली। तो मुझे लगता है इंडिया में भी एक ग्रेजुअल शिफ्ट देखने को मिलेगा जहाँ पर लोअर कैरेट की तरफ से डिमांड ज़्यादा निकलते हुए नजर आएगी। और हालांकि जहाँ तक फिजिकल डिमांड की बात है, तो मुझे लगता है मृत्युंजय ये ट्रेंड काफ़ी टाइम यहाँ पर कंटिन्यू रहता सकता है। हालांकि जिस तरह का फिजिकल डिमांड अभी पिछले हमने 1-2 क्वार्टर में देखा कि बिल्कुल ही नदारद था, उसमें ज़रूर थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आगे चल के देखने को मिलेगी क्योंकि कहीं ना कहीं पर वापस से डिमांड निकल कर आएगी। लेकिन जिस तरह के लेवल्स यहाँ पर पिछले अगर 5 साल की एवरेज अगर आप देखें, तो मुझे लगता है कि उस तरह की डिमांड यहाँ पर आने में शायद अब काफ़ी वक्त वापस लगे। ठीक है, ठीक है, ओके, पॉइंट नोटेड। ओके, चिराग सेठ साहब, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा कि ईयर एंड तक आप क्या देख रहे हैं गोल्ड मार्केट की चाल? देखिए, हमारा मानना है कि अभी क्योंकि लास्ट 2-3 वीक में एक बहुत ही स्विफ्ट रैली आई है, तो यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट होगा। हमारा मानना है कि अगले शायद 1 से 2 महीने में इसी रेंज के बीच में मार्केट होगा कंसोलिडेट, और उसके बाद हमें $2,000 के आसपास मार्केट ट्रेड करते हुए दिखाई देगा। ठीक है, चलिए, तो आप कह रहे हैं कि $2,000, मतलब यहां से करीब करीब $50 ऊपर का भाव आप देख रहे हैं। अब हम बहुत शुक्रिया आपका चिराग जुड़ने के लिए, लेकिन अब हम बात करते हैं आज की। आज गोल्ड को देखिए, आज गोल्ड ने 53,429 की नई ऊंचाई को छुआ और उसके बाद अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है 52,945 पर। मतलब आप ये मान के चलें कि करीब 500 रुपए से ज्यादा की गिरावट गोल्ड में आ चुकी है। तो हिमांशु, अब आप ये बताएं कि आज शाम के लिए अगर ट्रेड करना हो बिल्कुल ताजा भाव पर 52,945 पर, तो गोल्ड में क्या करें? मृत्युंजय देखिए, मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहूंगा कि जिस तरह की रैली यहाँ पर गोल्ड सिल्वर में आई है, यहाँ पर अब कुछ दिनों में ऐसा हो सकता है कि थोड़ी सी वॉलेटाइल मूव देखने को मिले। तो यहाँ पर ये बड़ा जरूरी है कि ट्रेड को तब लिया जाए जब रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा फेवरेबल है। तो करंट भाव जैसे कि 52,900 950 के आसपास है, तो मेरा ऐसा मानना है कि 52,700 750 के आसपास यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा फेवरेबल बनेगा, जहां पर तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है। अब 52,500 550 का एक स्टॉप लॉस रखा सकते हैं और मुझे लगता है वापस से 53,200 53,400 ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। क्या 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 टारगेट क्या दिया आपने? 53,200 53,400 के टारगेट्स यहाँ पर आज से कल में देखने को मिलेंगे। और एक और बात मृत्युंजय यहाँ पर कि बाजार थोड़ा सा इंतजार कर रहा है यूएस के जीडीपी नंबर्स का, तो उसके बाद यहाँ पर हो सकता है कि गोल्ड की कीमतों में फिर से एक बार तेजी बनते हुए नजर आए। चलिए, बाजार को इंतजार करने दीजिए। जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो तो आपका इंतजार, आपके टारगेट का इंतजार कर रहे हैं 53,200 कब आएगा। ठीक है, लेकिन आपने कहा कि 52,700 के आसपास का भाव दिखे तो वहां पर आप खरीदिए। 53,200 का आपका पहला टारगेट है और दूसरा टारगेट आपने बताया 53,800, राइट हिमांशु? 400 53,400 400 53,400, ठीक। ओके, तो इस
ये एक कॉल है आपके लिए। मतलब ये हुआ कि आपको करंट मार्केट, ये बिल्कुल आप साफ समझ लें कि आपको ताजा भाव पर कुछ नहीं करना है। यहां से मार्केट 200-250 रुपए नीचे आ जाए तब आपको खरीदना है 53,200 और 53,400 के टारगेट के लिए। लेकिन 53,500 के आसपास आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना है, ये भी आप याद रखिए, क्योंकि कई बार ये होता है मार्केट अभी आप देखिए कि प्रॉफिट बुकिंग के मूड में है, हो सकता है कि यहां से वो करंट मार्केट में ना आ पाए तो फिर गिरावट भी बढ़ सकती है। तो आपको 53,500 के आसपास स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। ये आपके लिए गोल्ड पर कॉल है। अब हम बात करेंगे चांदी की। चांदी का मार्केट आज 65,370 तक गया था ऊपर में, और अभी भाव है 62,703। मतलब आप ये मान के चलें कि करीब करीब 2,500 रुपए तक की गिरावट, 2,600 रुपए की गिरावट तो गोल्ड में अभी है, 2,650 रुपए की गिरावट। तो अब आप ये बताएं हिमांशु कि 62,703 के भाव पर चांदी में कोई ट्रेड करें या नहीं करें? मृत्युंजय, यहाँ पर भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पर एक सिल्वर में साइडवेज कंसोलिडेशन है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो लो यहाँ पर आज सुबह के सेशन में यहाँ पर बनते हुए नजर आए हैं, उन्हीं लोज को रिटेस्ट करने के बाद वापस से थोड़ी सी खरीदारी लौटते हुए नजर आ सकती है। इसलिए 62,400 के आसपास अगर कोई डिप मिलता है यहाँ पर अब से 1 या 2 घंटे के बाद, तो वहां पर खरीदारी की पोजीशन बनाई जाए। 63,500 तक के वापस से टारगेट मुझे लगता है कि देखने को चांदी में नजर आएंगे। और 61,900 या 61,800 का थोड़ा सा 400-500 रुपए का स्टॉप लॉस आपको चांदी में अब लेना पड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से वॉलेटिलिटी है 100-200 रुपए के मूव कभी भी आ जाता है। तो 61,800 के नीचे का यहाँ पर स्टॉप लॉस एक बनेगा तेजी की पोजीशन के लिए। तो चांदी में स्टॉप लॉस कुछ कम नहीं है 400-500 रुपए का मार्केट में उतार चढ़ाव को देखते हुए? मृत्युंजय जी, रिलेटिवली उतार चढ़ाव को देखते हुए बड़ा कंजर्वेटिव साइड है, लेकिन अगर मनी मैनेजमेंट को देखा जाए तो 400-500 पॉइंट का मतलब 15,000 रुपए का स्टॉप लॉस हो जाता है। तो उस लिहाज से ये स्टॉप लॉस मैंने दिया है। ठीक बात है, चलिए ये ठीक है, ये समझना भी जरूरी है, क्योंकि कई बार जैसे अगर मैं ये सवाल आपसे नहीं पूछूं तो कोई दर्शक हमारे पूछ देंगे कि इतना छोटा स्टॉप लॉस क्यों। तो ठीक है, ये आपने क्लियर कर दिया, ये बहुत अच्छी बात है। तो इस पर आप नजर रखें कि आपको कैसे इसमें करना है। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल अक्षय का है, कानपुर से जुड़ रहे हैं, पूछिए अक्षय जी। सर नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। सर गुप्ता जी से हमारा प्रश्न था, पिछले 15 दिन पहले शो में हमसे बात हुई थी, उन्होंने चांदी खरीदने को बोला था 51,000-52,000 पे और 58,000-54,000 पे बुक करने को बोला था। तो मैंने वैसे किया और 4,000-5,000 पॉइंट का मुनाफा भी पैदा किया। तो सर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि 5,000 का प्रॉफिट मुझे मिला। और मेरी अब फिर से मैंने चांदी खरीदी हुई है 61,800 पे, और भाव 67,000-68,000 पहुंच चुका था, लेकिन हमने जो मुनाफा नहीं किया। 61,800 पे फिर से खरीदारी की है 4 भाग में। और आगे का टारगेट बताइए हिमांशु जी। आपको सुन के इनको मुनाफा हुआ है, अच्छी बात है। तो इनके लिए क्या सुझाव है आपका? मृत्युंजय, मैं सुन नहीं पाया क्लियर से, 61,800 की खरीदारी है? हाँ 61,800 की, बिल्कुल। अच्छा, तो देखिए 61,800, 61,600 यहाँ पर बहुत अच्छे सपोर्ट लेवल्स हैं। तो मुझे लगता है बिल्कुल अपनी कॉस्ट पर पहले तो ये स्टॉप लॉस ट्रेल कर लें, उसके नीचे मतलब इनको नुकसान नहीं होगा पहली बात तो। और अगर ये स्टॉप लॉस 61,600 मैं कहूंगा कि उसके नीचे चांदी नहीं जाती है, तो मेरा मानना है वापस से एक बार यहाँ पर 65,000, 65,500 तक का उछाल आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। तो वहां पर एक बार ये अपनी प्रॉफिट पोजीशन फिर से बुक कर सकते हैं। ठीक है, प्रदीप हैं हमारे साथ अहमदाबाद से, पूछिए। सर मृत्युंजय सर, मेरा सवाल आपसे है। जी पूछें। मैंने सर MCX में जब 34,000 सिल्वर आई थी ना, 34,000, तो मैंने हाजिर में 15 किलो खरीदी थी, जो मेरे को 36 में दी थी मार्केट से। जब इसमें MCX में 34 थी तो मेरे को मार्केट से 36 में मिली। अच्छा। और अभी मैं उसको बेचने जा रहा हूँ तो इसमें 64 चल रही है, तो मार्केट में 62 ले रहे हैं। तो सर दोनों तरफ से 2-2 हजार रुपए का लॉस जाता है। तो मैंने अभी इसमें MCX में 5 किलो तो बेच दिए, अब मैं क्या करूँ आप बताइए। ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल उठाया है, और
हमारे संज्ञान में आप लाए हैं ये मुद्दा, अच्छा मुद्दा है। इसको हम बिल्कुल हम अपने लेवल पे चेक करेंगे इसको, और बिल्कुल आपको बताएंगे कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि भाई अगर आपको 2000 रुपये उसमें ज्यादा के भाव पर मिले थे, अभी आप बेचने जा रहे हैं, आपको कम के भाव पर मतलब बिक रहा है आपका माल, तो ये ठीक कंसर्न है आपका। लेकिन फिर भी इसमें देखते हैं, हिमांशु जी आपको जोड़ पाएंगे इसमें? मृत्युंजय जी, मैं तो यही जोड़ पाऊंगा कि सेम ऐसा ही वाकया मेरे साथ खुद के साथ हो रहा है। मेरे परिवार में ही किसी ने 1 किलो चांदी ली थी, और जब बाजार में बेचने की बात आ रही है तो 2-2.5-3 हज़ार रुपए यहाँ तक कम भाव मिल रहे हैं। तो मेरा जो मेरा सलाह रहेगी वो यही रहेगी कि क्योंकि अभी सिल्वर में एकदम 2 या 4 दिनों से ही एकदम तेजी बनते हुए नजर आई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार बाजार इस भाव को एक बार डाइजेस्ट कर लेगा। जब ये एक्सेप्टेबल प्राइसेस हो जाएंगे 2-4 दिन या 1 हफ्ते के बाद, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा बेटर प्राइसिंग मिल पाएगी। तो फिलहाल मुझे लगता है कि 2-4 दिन इसको समय दीजिए। अगर बाजार इन लेवल्स पर स्टेबलाइज होता है 62-64 हजार के आसपास, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भाव मिल जाएंगे। हाँ, नहीं, ये सवाल इनका लेकिन बहुत जायज है, और मैं अपनी टीम से गुजारिश करूंगा कि इस पर, क्योंकि वो जब बेचने जा रहे हैं तो ज्वेलर के पास जा रहे हैं और ज्वेलर ही उनको ठीक भाव नहीं दे रहे हैं, तो मैं अपनी टीम से गुजारिश करूंगा कि एक बार किसी ज्वेलर को फोन लगाएं, या जो ज्वेलरी संगठन है IBJ, उनके नुमाइंदे को किसी को फोन लगाएं, उनसे हम ये सवाल जरूर पूछेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। सवाल तो ये है हिमांशु जी, आप कह रहे हैं कि जब 2-4 दिन में मार्केट ठीक होगा तो मिलेगा, लेकिन जैसे मान लीजिए गोल्ड के दाम बढ़ गए, अब आज मैं गोल्ड खरीदने जाऊं तो मुझे 3 दिन पुराने भाव पर तो गोल्ड मिलेगा नहीं, मुझे तो आज के भाव पर गोल्ड मिलेगा। तो जब मुझे आज के भाव पर गोल्ड मिलेगा तो जब मैं बेचने जाऊंगा तब भी तो मुझे आज का भाव मिलना चाहिए। ये कंसर्न तो बिल्कुल जायज है। चलिए तब तक फोन लगता है, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इस बीच हमारे साथ शिव कुमार जुड़ रहे हैं राजस्थान से। पूछिए कुमार साहब। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, समय के बारे में पूछना चाह रहा हूँ, गवर्नमेंट ने क्या 6 महीने के लिए 1-1 किलो चना दे दे, जबकि चना में इतना मंदा क्यों आ रहा है सर? चने में इतना मंदा क्यों आ रहा है? ठीक है, अजितेश मलिक जी ये जानना चाहते हैं कि चने की कीमतें क्यों नहीं बढ़ पा रही हैं? देखिए, ओवरऑल जो है अगर हम देखते हैं तो पल्सेस का प्रोडक्शन पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा हुआ है, पहली बात है। दूसरी बात यह है कि इस बार जो है खरीफ फसल की बिजाई भी अच्छी बताई जा रही है, लेकिन मेरा ये मानना है कि ओवरऑल जो मार्केट का जो भाव है MSP से काफ़ी लो लेवल पे है। आने वाले दिनों में अगस्त में अगर हम लोग देखते हैं तो इसकी डोमेस्टिक डिमांड बढ़ेगी फेस्टिवल की वजह से। इसके अलावा जैसे मैंने प्रीवियसली भी मैंने बताया था अपने इस प्रोग्राम में कि गवर्नमेंट ने भी कुछ स्टेप्स लिए हैं, जैसे कुछ चना प्रोवाइड करने के लिए 80% 80% ऑफ द पॉपुलेशन को इस लॉकडाउन के टाइम पे, तो नवंबर तक, तो उस हिसाब से उसमें चने का भी नाम है जो प्रोवाइड करना चाहिए। तो इसमें प्रोक्योरमेंट जैसे जैसे बढ़ेगा मार्केट के भाव बढ़ेंगे। जहां तक चने का सवाल है, अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में 4000 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल डेफिनेटली बना हुआ है। आने वाले दिन में मुझे लग रहा है कि इसमें जो है डिमांड बढ़ने की उम्मीद है। नेगेटिव फैक्टर ये है कि ओवरऑल स्टॉक लेवल हाई है, लेकिन लेवल बहुत लो लेवल है। 4000 का एक सपोर्ट है, ऊपर में 4200 अगर ब्रेक करता है तभी मार्केट में 150-200 पॉइंट और बढ़ने की चांसेस बनेंगी। सेंटिमेंट पॉजिटिव रहना चाहिए। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि सेंटिमेंट थोड़ा पॉजिटिव है, आगे इसमें कुछ एक्शन देखेंगे। चलिए अब हमारे साथ कुमार जैन साहब जुड़ रहे हैं, ज्वेलर हैं, ज्वेलरी बाजार में से जुड़ रहे हैं इस वक्त हमारे साथ। जैन साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी अभी हमारे साथ एक दर्शक जुड़े थे और उन्होंने एक सवाल पूछा कि जब 34,000 का भाव MCX पर गोल्ड सिल्वर का दिख रहा था, तब वो मार्केट में गए खरीदने के लिए तो उनको 36,000 के भाव पर मिला चांदी। ठीक है, यहां तक तो ठीक है, लेकिन जब अभी अब वो बेचने जा रहे हैं तो जो भाव MCX पर दिख रहा है उससे फिर 2-3 हजार रुपए कम का भाव उनको दिया जा रहा है। तो ये क्या झोल है सर, ऐसा क्यों होता है? जनरली मार्क किया गया कि जो भाव रहता है मॉर्निंग में, जो भाव खुलता है और मार्केट में जो भाव रहता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है हमेशा। तो अगर वो 34 का उसको अगर 36 मिल रहा है या 36 का 34 मिल रहा है, तो एक नॉमिनल फर्क है, इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। मतलब मार्जिन का फर्क रहता है हमेशा। जो बायर सेलर रहते हैं, सेम होना चाहिए ना। हाँ, दोनों तरफ। जैन साहब मैं क्या कह रहा हूँ कि फर्क दोनों तरफ सेम होना चाहिए ना। तो एक तरफ दोनों तरफ नुकसान वाले फर्क तो नहीं होने चाहिए। अगर मान लीजिए 34 का एक मिनट सर, अगर मान लीजिए 34 पर, एक मिनट सुन लीजिए मेरा सवाल, अगर 34,000 रुपए MCX पर चांदी बिक रही है और मार्केट में 36,000 बिक रही है,
तब वो खरीदने गए तो खरीदे उन्होंने 36 के भाव पर लिया, तो फिर अभी भी अगर 65,000 MCX पे है तो 67,000 होना चाहिए, उसका 62,000 61,000 तो नहीं, मतलब फॉर्मूला तो एक ही लागू होगा ना दोनों पर। MCX और हाजिर रेट में कोई फिक्स फर्क ऐसा नहीं रहता, इसमें वेरिएशन रहता है। बहुत बार MCX जो रहता है 34,000 है, आपको 37, 38, 39 में मिलता है, और MCX 34,000 है, ऐसा भी समय है कि आपको 37 में चांदी मिलती है। तो मार्केट में क्या रेट चलता है और MCX क्या रेट रहता है, उसमें हमेशा फर्क रहता है। आप मार्केट में जाओगे, 2-4 शोरूमों में बातों करोगे, पूछोगे, फिर आपको एग्जैक्ट भाव की आइडिया आएगी। और ये फर्क हमेशा रहा है, कुछ वर्षों से फर्क रहा ही है, और ये फर्क रहता ही। हाँ, इसका डेफिनेटली जो स्टैंडर्ड भाव, फिर आप जो आपको मार्केट में एक जगह जो भाव मिलेगा, आप दूसरे शोरूम में जाओगे उस समय आपको सेम वही भाव मिलेगा, नहीं तो वो सेम, उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। अच्छा, हमेशा। चलिए इस पर हम आगे और विस्तार से बात करेंगे। ये तस्वीर, हाँ, इस पर आगे हम और डिटेल में बात करेंगे। बहुत शुक्रिया जैन साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर अपनी राय रखने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रमेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूछिए रमेश। सर, ग्वारगम में अभी कितना मंदी रहेगा? बताइए अजितेश जी, ग्वारगम में और कितनी मंदी? उससे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा, हम लोगों ने जो एनालिसिस किया है मॉनसून का, वो मैं थोड़ा सा चौंकाने वाला कुछ मैं आंकड़े देना चाहता हूँ। IMD की जो रिपोर्ट है, 29 जुलाई तक मॉनसून 1% ज़्यादा है, लेकिन उसके आगे, जिससे कि अगर मॉनसून अच्छा होता है तो मार्केट भाव नीचे आते हैं, लेकिन उसके आगे अगर आप देखेंगे तो ईस्टर्न एंड सदर्न स्टेट्स में, नॉर्थ ईस्ट, ईस्टर्न सदर्न स्टेट्स में बहुत ज़्यादा एक्सेस बारिश हुई है, 12% ज़्यादा, जो कि विच इज़ डैमेजिंग फॉर द क्रॉप। अगर नॉर्थ वेस्ट की अगर हम बात करते हैं, वहां पे 20%, जो कि बहुत कम बारिश हुई है 29 जुलाई तक। ये दोनों फैक्टर्स क्रॉप के लिए डैमेजिंग होते हैं, चाहे वो मतलब कोई भी फसल हो, चाहे वो पल्सेस हो, गुआर हो, स्पाइसेस हो या ऑयल कॉम्प्लेक्स, किसी में भी। मेरे ख्याल से इसमें मैं पिछले 2 महीने से बोल रहा हूँ कि मार्केट में प्राइस बताइए अजितेश जी, फैक्टर लोगों को मालूम है, बारिश कम हो रही है इसलिए दाम बढ़े हैं, आगे बताइए होगा क्या? गुआर सीड में अभी जो हम देख रहे हैं कि अभी हल्का सा करेक्शन आया है, क्योंकि राजस्थान में कुछ अभी जो है बारिश की कुछ अभी चांसेस हुई हैं। तो मेरे ख्याल से अगर करेक्शन आता है 3800-3810 का बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है। मैं थोड़ा सा लोअर लेवल दे रहा हूँ, कल हो सकता है मार्केट खुले थोड़ा सा नीचे, लेकिन वो लेवल अगर आता है तो वहां पे आप बाई करके चल सकते हैं। 4000 का साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। ठीक है, ओके, ठीक है। चलिए अगला सवाल अनवर का है, पूछिए अनवर जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग। हेलो हेलो, गुड इवनिंग, पूछिए। मैं मैनसा में बात करना चाहता था सर। मैनसा अगस्त के महीने में कहाँ तक जा सकता है, नीचे में या ऊपर? ठीक है, बिल्कुल संक्षेप में अजितेश, मेंथा अगस्त के महीने में ऊपर जाएगा या नीचे? मेरे ख्याल से एकदम शॉर्ट टर्म बाई करके चलिए। 940 का टारगेट है और नीचे में 915 के नीचे SL लेके चल सकते हैं। बहुत शॉर्ट टर्म मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। हिमांशु बताइए, आपकी पहली कॉल। मुझे लगता है बेस मेटल्स में थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, इसलिए कॉपर में 507 के लेवल्स पे शॉर्ट किया जा सकता है, 509 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ, और 502 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। आपकी कॉल अजितेश जी। मुझे एग्री मार्केट काफी स्ट्रांग लग रहा है, तो उसमें एग्रीडेक्स में एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। 1058 के आसपास आप बाई करके चल सकते हैं, और ऊपर में आपका पोजिशनल टारगेट 1100 है, इमीडिएट टारगेट 1080 का टारगेट है। ओके, आपकी आखिरी कॉल हिमांशु। मुझे लगता है नेचुरल गैस में यहाँ पर तेजी आना अभी बाकी है, तो यहाँ पर खरीदारी की पोजीशन बनाई जा सकती है 141 के आसपास, 138 के स्टॉप लॉस के साथ, और 148 से 150 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका, अजितेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन